हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, यानी अपराधियों का राजनीतिकरण। इसको हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और दूसरा पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। जो पहला है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जैसे कोई राजनेता है, वो पहले से कोई पॉलिटिशियन है और पॉलिटिक्स में आने के बाद वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके क्रिमिनल्स एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। इसका मतलब क्रिमिनल केसेस के अगेंस्ट हो जाते हैं, तो इसे बोला जाता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। वहीं अगर इसका दूसरा पहलू जाने तो पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। इसका मतलब है जैसे कोई क्रिमिनल्स है और वो उसका अपने एरिया में बहुत नाम है, तो वो क्या करता है कि राजनीति में एंट्री करने की कोशिश करता है। तो जैसे वो राजनीति में एंट्री होती है, पहले से क्रिमिनल था जिसकी वजह से ही उस पॉलिटिक्स में उसको एंट्री मिलती है। इसे बोला जाता है पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। आज इस वीडियो में हम मुख्यतः बिंदु पे बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अभी जो देश में जो जितने MP MLAs हैं, कितनों के खिलाफ क्या क्या धाराएँ हैं, क्या क्रिमिनल केसेस हैं। पहले हम इस फैक्ट्स पे बात करेंगे। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सुधार समय के साथ कौन कौन से सुधार पॉलिटिक्स में करने की कोशिश हुई है। तीसरा हम जानेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि मतलब पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसके कारणों के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम इस पहलू पे डिस्कस करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जितने भी MP चुन के आए, उनमें से 43% के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केसेस थे और वहीं उनमें से 29% ऐसे थे जिनके खिलाफ हीनियस केसेस थे। जैसे मान लो जिसमें हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे संगीन आरोपों में संलिप्त होने का केस था। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हर लोकसभा में पिछले लंबे समय से हम देखते हैं कि क्रिमिनल्स की एंट्री पॉलिटिक्स में बढ़ती जा रही है। 2004 की बात करें तो उस टाइम लगभग 24% जो MPs थे उनके खिलाफ केसेस थे, क्रिमिनल केसेस थे। वहीं 2009 में ये बढ़कर 30% हो गया। वहीं 2014 में ये आंकड़ा फिर बढ़कर 33% हो गया और 2019 में इसका जो टोटल है 43% हुआ। और मतलब जितने MPs हैं उसमें 43% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। और अगर देश की लेजिस्लेटिव की बात करें, यानी टोटल MLAs की बात करें, तो उनका आंकड़ा भी कोई बहुत सही नहीं है। 2013 में ये लगभग 30% था, वहीं 2018 में ये आंकड़ा लगभग 38% था। ये जितने भी आंकड़े मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं, ये ADR के द्वारा लिए गए आंकड़े हैं, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ये आंकड़े सही हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, अगर आपको हमारे देश में किसी डिपार्टमेंट का क्लर्क भी बनना है तो आप किसी भी क्रिमिनल केसेस में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मतलब आपकी उसमें एंट्री करना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन की तरह होगा। लेकिन आप उसी डिपार्टमेंट के आप मिनिस्टर बन के वहाँ पे आ सकते हैं। ये बहुत ही मतलब एक अजीब सी बात है इंडिया में। अगर आप यही जानने की कोशिश करते हैं जब हम कि मतलब अब तक इसमें कौन कौन से सुधार हुए हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें जितने भी सुधार हुए हैं, अधिकतर सुधार हमारे देश की जुडिशरी की वजह से ही हुए हैं। मतलब बार बार कोर्ट का इसमें इंटरफेयर करना और नई नई गाइडलाइंस देना, तभी जाके इसमें कुछ ना कुछ सुधार हुए हैं। आप ये पाएंगे कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फैसला सुनाता है कि पॉलिटिक्स में ये सुधार हो, तो लगभग सारी पार्टी एकदम इकट्ठी हो जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ऐसा बहुत बार हुआ है। जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया रिफॉर्म लाने की कोशिश की है तो सब पॉलिटिशियंस वैसे वो एक दूसरे के अपोजिशन में हैं, लेकिन सब पॉलिटिशियन एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं और उसका बिल्कुल अपोज करते हैं। अगर मैं इसको आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग समझाऊं, 2000 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर वोटर का ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि वो ये जान सके कि जिसको उनके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कौन कौन सी धाराएं या कौन कौन से मुकदमे हैं और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। लेकिन इसके खिलाफ
लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी हुई और उन्होंने सेक्शन 33B ऑफ RP एक्ट लेके आई, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस नियम को मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट दोबारा से फिर 2004 में इस सेक्शन 33B को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित कर देती है। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा रिफॉर्म भारत की राजनीति में हुआ वो था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए ये कहा कि अगर किसी कैंडिडेट के खिलाफ 2 या 2 से साल के अधिक सज़ा की केस है, मतलब किसी कैंडिडेट को 2 या 2 किसी केस में 2 या 2 साल से अधिक की सज़ा हो जाती है तो उसकी वहाँ पे मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उसका जो वहाँ पे पद है वहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा। यह केस था जो ये बहुत ही फेमस केस था लिली थॉमस का, और इससे भारत की राजनीति में बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जितने भी एमपीज MLAs के अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं तो वो उनका निपटारा जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है या भारत सरकार से कहती है कि स्पेशल कोर्ट्स देश में बनाए जाएं और इन मुकदमों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, ताकि वही कैंडिडेट बार बार इलेक्शन जीत के ना आए, और ये प्रयास रहे कोर्ट की तरफ से कि इनका निपटारा 1 साल के अंदर अंदर इन केसेस का निपटारा किया जाए। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट फिर से एक नया रिवोल्यूशन स्टेप लाती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ना है तो उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पहले ये एक ब्यौरा देना होगा कि उसके खिलाफ कौन कौन सी धाराएँ, कौन कौन से केसेस हैं और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसलिए आपने इसमें सारे में आपने जाना होगा कि जितने भी रिवोल्यूशन स्टेप लाए गए हैं वो ज़्यादातर जुडिशरी के द्वारा ही लाए गए हैं। इसमें हमारे पार्लियामेंट का बहुत कम योगदान रहा है। तो अगर अब इसकी हम बात करें कि ऐसा कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ये क्रिमिनल्स की पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। सबसे बड़े पहलू की अगर हम बात करें तो वो है डिवीज़न इन पॉलिटिक्स। जब हम वोट कास्ट करने जाते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है कि कैंडिडेट किस कास्ट का या किस रिलीजन का है। हमारे देश का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है कि हम ये नहीं देखते कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है या उसका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसकी कास्ट और रिलीजन क्या है, और इसका क्रिमिनल्स बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। उनको पहले से पता होता है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनकी कास्ट के लोग या धर्म के लोग कितने हैं, फिर उसके बाद चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल्स ना क्यों ना हो, उसका के इलेक्शन जीतना निश्चिंत है। अगला बड़ा कारण है डिले इन केसेस। अक्सर देखा जाता है कैंडिडेट के खिलाफ केस चलता रहता है और वो इलेक्शन लड़ता रहता है और इलेक्शन जीतता भी है। ऐसे करते करते वो कई बार इलेक्शन जीतता है और कई बार उसको अलग अलग अपने मिनिस्ट्री में एंट्री कर जाता है। ये सब इस वजह से होता है कि केसेस हमारे देश में केसेस को फाइट करने में बहुत लंबा टाइम लगता है रिजल्ट आने में। कई केसेस में तो 30 साल लग जाते हैं, जिसका फ़ायदा ये कैंडिडेट आराम से उठाते रहते हैं। अगला बड़ा कारण है मनी पावर। हमारे देश में इलेक्शन लड़ना बहुत महंगा होता जा रहा है। आम पब्लिक के बस का इलेक्शन लड़ना अब नहीं रहा। कुछ लोग जिनके पास बहुत अथाह पैसा है वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर चाहे उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस क्यों ना हो। इसलिए इलेक्शन में बढ़ रहे मनी पावर का एक बहुत बड़ा रोल है कि देश में क्रिमिनल्स की एंट्री हो रही है। एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लैक ऑफ गवर्नेंस। जो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ होती है वहाँ की, वो क्या होती है कि उस कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, क्योंकि वो उसके पास वो बहुत पावरफुल होता है। तो लोकल अथॉरिटीज़ का उस कैंडिडेट के खिलाफ एक्शन समय पर ना ले पाना भी एक बड़ा रीज़न है कि वो बार बार पॉलिटिक्स में एंट्री करता रहता है और उसके खिलाफ केसेस में इतने केस भी नहीं कर हो पाते। अगर इसमें सुधारों की बात की जाए तो सबसे बड़ा सुधार हमें अपने आप में लाना होगा। एक वोटर को वोट डालते टाइम ये बात ध्यान रखना चाहिए कि कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन या कैंडिडेट की विचारधारा क्या है, वह कितना ईमानदार है अपने काम के प्रति। हमें कास्ट और रिलीजन से ऊपर वोट करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सुधार किया जाना चाहिए कि देश में ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहा जाता है, ताकि किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ चल रहे केसेस का जल्दी से जल्द निपटारा हो और सुनिश्चित किया जाए कि वो टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट किया जाए, जैसे कि 6 महीने या साल,
ताकि वो कैंडिडेट बार बार राजनीति में एंट्री ना कर सके। अगला है कि नोटा के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देना और नोटा के केस को पावरफुल बनाना है कि मतलब अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में या किसी इलेक्शन में नोटा के सबसे ज़्यादा वोट आते हैं तो क्यों ना उस इलेक्शन को निरस्त कर दिया जाए और दोबारा से इलेक्शन हो, और उसमें जो पहले कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे थे तो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने का मौका ना मिले, क्योंकि पब्लिक ने उन सब कैंडिडेट्स को नकार दिया है। और इस तरह बहुत से ऐसे सुधार हैं जिसको करके हम भारतीय राजनीति को साफ सुथरा कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें। धन्यवाद।